नमस्ते बच्चों, मैं दिलीप पाटिल सर आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, आज इस वीडियो में हमें संयुक्त हिंदी व्याकरण का कक्षा 10वीं का मानक वर्तनी इस पाठ के बारे में हमें जानकारी देखनी है। तो देखिए मानक वर्तनी क्या है। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमें संयुक्त हिंदी व्याकरण का उपयोजित लेखन जो केवल 12 अंक का अपने परीक्षा में पूछा जाता है, यह वीडियो पर यह भाग हमने देखा है। तो आज हमें संयुक्त हिंदी व्याकरण का जो परीक्षा में आने वाला जो भाग है, इसके बारे में हमें जानकारी देखनी है। आप इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का प्रेस आइकॉन कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो बच्चों, संयुक्त हिंदी व्याकरण हमारे परीक्षा में 8 अंक का पूछा जाता है। इसमें निम्नलिखित कुछ भागों पर 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से पहला भाग है मानक वर्तनी। मानक वर्तनी जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मानक वर्तनी के अनुसार शब्द लेखन 2 घटक आधे अंक के लिए पूछे जाते हैं। कुल मिला के 1 अंक के मानक वर्तनी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा घटक है वह मुझे अव्यय में से प्रयोग, अव्यय को वाक्यों में प्रयोग करना, यह 1 अंक का पूछा जाता है। तीसरा घटक है काल पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। एक वाक्य दिया जाता है, वो वाक्य कौन से काल में है यह हमें पहचानना है। और चौथा प्रकार है मुहावरे अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग तथा अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का प्रयोग, यह भी 1 अंक के लिए आता है। 5वां प्रकार है संधि पहचानना, संधि विच्छेद करना, संधि शब्द बनना। इस 3 टाइप के संधि पर आधारित हमारे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, यह भी 1 अंक के लिए है। और 6ठा प्रकार है वाक्यों के प्रकार पहचानना, अर्थ एवं रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार जो है वह हमें पहचानने आते हैं। वो 2 अंक के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सभी कुल मिला के कृति पत्रिका में भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग के लिए कुल 8 अंक के है। 8 अंक का भाषा व्याकरण और उपयोजित लेखन 12 अंक का आता है। कुल मिला के 20 मार्क का व्याकरण हमें परीक्षा में आता है। और कौन सी भी भाषा सीखने से पहले व्याकरण एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें भाषा सीखने से पहले अध्ययन करना चाहिए। और जो बाकी के जो 20 मार्क है वो 20 मार्क तुम्हारे गद्य और पद्य पर आधारित है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसमें से पहला प्रकार जो है मानक वर्तनी। तो बच्चों, फिर से मैं अब सबको कहता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो नीचे जो नीले लाल रंग में जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का प्रेस आइकॉन कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानक वर्तनी। अब मानक वर्तनी सीखने से पहले इसमें कुछ ध्यान में रखे लायक कुछ बातें हैं। इसमें देखिए बच्चों, कृति पत्रिका में प्रश्न 3.1 के अंतर्गत मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द चुनकर लिखने हैं। यहाँ पर कुल 2 शब्द दिए जाएंगे। प्रत्येक शब्द के 4 शुद्ध और अशुद्ध दिए जाएंगे। मानक वर्तनी के अनुसार उनमें से सही शब्द चुनकर हमें लिखना होगा।
प्रत्येक के लिए आधा अंक होगा। कुल मिला के 1 अंक का मानक वर्तनी के आधार पर हमें अपने परीक्षा में मानक वर्तनी पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मानक वर्तनी क्या है? क्या है अपनी मानक वर्तनी? इस पर हमें चर्चा करनी होगी। तो देखिए बच्चों, मानक वर्तनी क्या है? हिंदी भाषा में वर्तनी के कई रूप प्रचलित है। इसमें सामान्य व्यवहार में कठिनाई होती है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार ने, शिक्षा विभाग ने वर्तनी के जो रूप मान्य किए हैं उन्हें मानक वर्तनी कहते हैं। देखिए, मानक वर्तनी क्या है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसके वास्ते मैं आपको बताता हूँ कि जो अपने हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा में वर्तनी के लिए कई रूप प्रचलित है। इसमें सामान्य व्यवहार में कठिनाई होती है और इस कठिनाई को दूर करने के लिए जो हमारा शासन है, सरकार है, वो सरकार के शिक्षा विभाग ने वर्तनी के जो मान्य रूप यहाँ पर दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? मानक वर्तनी कहते हैं। अब उनमें से पहला मुद्दा है मानक वर्तनी के अनुसार वर्ण। जैसे कि हमने बताया है, आपको मराठी व्याकरण आपने पढ़ा होगा कि जो अ से अम आहा तक क्या है? स्वर है और क से न्य तक क्या है? व्यंजन है। तो वैसे ही हमारे हिंदी में है। अभी उस स्वरों का अमान्य रूप और सामान्य रूप यहाँ पर दिया गया है, उसकी ज़रा ध्यान से पढ़ाई करना। दूसरा है यहाँ पर मुद्दा दिया गया है, वो है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षरों में यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्ताक्षर क्या है? संयुक्ताक्षर यानी अपन मराठी में कहते हैं जोड़ाक्षर। वो जोड़ाक्षरों यानी हिंदी में कहते हैं संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षरों का मान्य रूप और मान्य रूप ये भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे ठ, ठ, ड, ड, द, द्व, ह, त, कर, ल, द्वि। यहाँ पर अमान्य रूप हमने पढ़ा के आपको बताया है। उसका मान्य रूप हमें हिंदी में कैसा लिखना है यह आपको दिया गया है। अभी दूसरा मुद्दा यहाँ पर दिया गया है कि स्वरों का मान्य स्वरूप। जो स्वर है अ से अम आहा तक, वो स्वर यहाँ पे दिया गए हैं। ई, उ, ए, ऐ, ये क्या है? स्वर। हिंदी भाषा की यह स्वर है और स्वरों का अमान्य स्वरूप यहाँ पे दिया गया है। वो भी ज़रा हमें ध्यान से उसकी पढ़ाई करना चाहिए कि स्वर हिंदी में कैसे लिखते हैं, यह जानना जरूरी है। तो फिर दूसरे में मान्य संयुक्ताक्षर, हिंदी में मान्य संयुक्ताक्षर कैसे लिखने जरूरी है यह यहाँ पर दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है। जैसे कि बुद्धि, लट्टू, शुद्ध, मुक्त, कुत्ता, द्वितीया, लड्डू, बुद्धि, पक्का, पत्ता, चिट्ठियाँ, चट्टान, उद्योग, चक्कर, लज्जा, सिद्धि, बुढ़ा, गद्य, दफ्तर, शैया आदि। इस चार्ट में क्या दिया वाला है कि जो मान्य संयुक्ताक्षर हिंदी में जैसे लिखने होंगे उसे लिखकर हमें यहाँ पर दिया गया है। अभी यहाँ पे दूसरा मुद्दा है कि विभक्ति के प्रयोग। अब विभक्ति के प्रयोग पर एक पहला दिया है सर्वनाम के साथ। सर्वनाम के साथ सर्वनाम कौन कौन से है? मैंने, हमने, तुमने, उसने, किसने, मुझ पर, मुझ में, उनमें से, आप में से, ये क्या है? हमारे हिंदी भाषा में सर्वनाम है। और संज्ञा, संज्ञा कौन कौन से है? संज्ञा के साथ श्याम ने राधा को नदी में
रास्ते पर। यह क्या दिया है, संज्ञा के साथ कुछ विभक्तियां जोड़कर हमें यहाँ पे दिखाई गई है। तीसरा मुद्दा है कि क्रिया के रूप में, क्रिया के जो हिंदी में अमान्य रूप और मान्य रूप कौन कौन से हैं यह आपको बताया गया है। अमान्य रूप देखिए, गए, किए, नहीं, रूप, रुपये, हुआ, ये क्या है, क्रिया के अमान्य रूप है। और यह क्रिया मान्य रूप में कैसे लिखी जाती है हिंदी में, किए, गए, नहीं, रुपये, हुआ। इस तरह क्या है, यह क्रिया अपने हिंदी भाषा में लिख लेनी चाहिए। अभी दूसरा मुद्दा है अनुनासिक का प्रयोग। जो अनुनासिक वर्ण है इसका प्रयोग हिंदी में कैसा होना चाहिए, यह यहाँ पर बताया गया है आपको। जैसे कि अमान्य रूप है हिंदी गंगा, ठंडा, चंचल। और मान्य रूप, इसके मान्य रूप कैसे लिखने हैं, हिंदी गंगा, ठंडा, चंचल। इस तरह क्या है, अपने को यह अमान्य रूप मान्य रूपों में हिंदी में लिखना चाहिए। बाद में यहाँ पर दिया है कि आपको हाइफन का प्रयोग यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हाइफन यानी क्या बोल सकते हैं हम, हाइफन यानी इंग्लिश में कहते हैं हम डैश। हाइफन दिया गया है यहाँ पर, देखिए कि हाइफन यानी हाइफन का प्रयोग यानी डैश का प्रयोग। जैसे कि मान्य रूप कौन कौन से हाइफन में, राम श्याम, राम लक्ष्मण, दिन रात, खान पान, आगे आगे, जरा सा, फुल सा, हल्का सा, यहाँ पर अमान्य रूप है। और यह अमान्य रूप हिंदी में कैसे लिखने हैं यह यहाँ पर बताया गया है हाइफन का प्रयोग करके। राम श्याम, राम लक्ष्मण, दिन रात, खान पान, आगे आगे, जरा सा, फुल सा, हल्का सा, यहाँ पर हाइफन का प्रयोग दिया गया है। बाद में दिया गया है कि मानक उच्चारण। मानक उच्चारण किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर मानक उच्चारण। मानक उच्चारण में यहाँ पर बताया गया है कि अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा के शब्दों की भी निर्धारित वर्तनी है। शब्दों को शुद्ध लिखना और उनका शुद्ध उच्चारण करना बहुत जरूरी है। उच्चारण संबंधी गलतियाँ क्षेत्रीय प्रभाव, व्याकरण का ज्ञान न होने तथा लापरवाही के कारण होती है। छात्रों को इन्हें सुधारना चाहिए। यह अशुद्धियाँ की कई तरह की होती है। जैसे कि हमें बताया गया है कि जो भाषा है वो भाषाओं की तरह हिंदी भाषा के शब्दों की निर्धारित वर्तनी यहाँ पर दी गई है। शब्दों को शुद्ध लिखना जरूरी है, शब्द उच्चारण भी शुद्ध करना यह भी जरूरी है। और उच्चारण संबंधी जो अपनी गलतियाँ क्षेत्रीय प्रभाव, व्याकरण का ज्ञान न होने के तथा लापरवाही के कारण यहाँ पर होती है। छात्रों को क्या करना है, इन्हें सुधारना बहुत ज़रूरी है। यह अशुद्धियाँ कई तरह की होती है। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि भाषा पढ़ते वक्त व्याकरण उस भाषा का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। हम जो गद्य और पद्य वो पढ़कर भी या उनकी स्टडी स्वयं अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन व्याकरण का स्वयं अध्ययन नहीं कर सकते। व्याकरण अच्छे तरह से समझकर क्या करनी चाहिए, व्याकरण की पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। अब उसमें से पहला मुद्दा दिया गया है कि मात्रा की अशुद्धियाँ। क्या पहला मुद्दा दिया गया है, मात्रा की अशुद्धियाँ। देखिए यहाँ पर कुछ मात्रा की अशुद्धियाँ बताने के लिए कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, वो भी ज़रा ध्यान से पढ़िए। दूसरा है पंचमाक्षर की अशुद्धियाँ। पंचमाक्षर की यहाँ पर अशुद्धियाँ दिए, वो भी ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए। तीसरा मुद्दा दिया गया है आपको कि अक्षरों की अशुद्धियाँ। अक्षरों की अशुद्धियाँ यहाँ पर दिया गया है, वह भी ज़रा ध्यान से पढ़िए। और यहाँ पे कुछ निम्नलिखित
शब्दों के शुद्ध रूप में लिखिए। ऐसा एक प्रश्न दिया गया है, कुछ व्याकरण अभ्यास यहाँ पर दिया गया है, वो भी वीडियो पॉज करके आपको लिख लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध रूप में लिखिए। ऐसा एक प्रश्न आता है। इस भाग पर किस टाइप के प्रश्न आते हैं वो ज़रा ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए, यहाँ पे इस टाइप का प्रश्न आता है। दूसरा, वर्तनी के मानक नियमों के अनुसार लिखिए। वर्तनी के मानक नियमों के अनुसार लिखिए, यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न आता है। बाद में आपको प्रश्न आता है कि सूचना के अनुसार कृति कीजिए। बाद में किस टाइप का प्रश्न आता है? सूचना के अनुसार कृति कीजिए। जैसे कि मानक वर्तनी के अनुसार उचित शब्द चुनकर लिखिए। जहाँ पे पहला मुद्दा है मानक वर्तनी के अनुसार उचित प्रयोग कीजिए। तीसरा, यहाँ पे वर्तनी के नियमों के शुद्ध शब्द छांटकर लिखिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छांटकर लिखिए। इस टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो मित्रों, ये सभी जो कि प्रश्न है यहाँ पर इस वीडियो में दिए गए हैं, वो वीडियो पॉज करके आपको अपनी जो काफ़ी है, हिंदी की जो काफ़ी है, वो काफ़ी में लिख के उनका स्वयं अध्ययन करना है। और इसमें अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आए, समस्या आई, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। उसका उत्तर मैं आपको जल्दी पहुंचाऊंगा। तो इस टाइप के प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनका अध्ययन करके मुझे आप दिखा लीजिए। और बच्चों, इस वीडियो आपको कैसे लगी, उनके कुछ सुझाव होंगे, उनके कुछ समस्या होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, जो कि अगले वीडियो में मैं आपको उस प्रश्न के उत्तर भेज दूंगा। तो ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का प्रेस आइकॉन दबाइए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। ठीक है, ओके।